हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था व्हीट के कल्टीवेशन के बारे में, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुगर केन का कल्टीवेशन। मतलब शुगर केन का कल्टीवेशन कैसे करते हैं। क्योंकि हमारे रबी क्रॉप में शुगर क्रॉप्स में केवल एक ही क्रॉप शुगर के बारे में पढ़ने के लिए है, जो कि शुगर केन है। एक वैसे शुगर क्रॉप में शुगर बीट भी आता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए हमें शुगर केन ही सिर्फ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शुगर केन क्रॉप्स का कल्टीवेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बोटेनिकल नेम। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है सैक्रम, सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम रोबस्टम, सैक्रम स्पेनिस। मतलब कई होते हैं, लेकिन अभी तो सैक्रम स्पीसीज के नाम से हम लोग जानेंगे। फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी, वही अनाज वाली फसलों की होती है। उसके साथ इसकी ओरिजिन जो है वह न्यू गियाना और इंडिया के आसपास मानी जाती है। मेनली इंडिया और न्यू गियाना ही इसकी ओरिजिन है। तो आगे बात करें तो इसके स्पीसीज के बारे में, तो पहला स्पीसीज है सैक्रम ऑफिसिनेरम। मतलब शुगरकेन की पहली स्पीसीज सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसकी ओरिजिन न्यू गियाना है। इसमें क्या होता है, इसकी जो पूरा तना होता है मोटा होता है और जूसी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है। उसके साथ इसका यूज चीविंग पर्पज में, तो चबाने के लिए काम में आता है। उसमें ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है। उसके साथ कम फाइबर की मात्रा कम, और इसमें ज़्यादा भरा हुआ होता है ये। और उसके साथ बात करें तो इसे नोबल केन या ट्रॉपिकल केन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम नोबल केन या ट्रॉपिकल केन। ओके, तो सैक्रम ऑफिसिनेरम के बारे में ये था। उसके बाद आगे बात करें हम लोग, तो स्टूडेंट आगे बात करें तो यह जो है सैक्रम ऑफिसिनेरम, यह स्मट के प्रति रेजिस्टेंस होता है। उसका दूसरा स्पीसीज है सैक्रम साइनेंसिस। यह क्या होता है, इसकी ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसपास मानी गई है। और यह इसकी जो तना होता है ये मोटा होता है, लंबा होता है, पत्तियां चौड़ी होती हैं। इसमें सुक्रोज की मात्रा कम से मीडियम की मात्रा में होती है। इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन यह जल्दी तैयार होता है। इसके बाद इसकी जो नोट्स के बीच में दूरी होती है, मतलब लंबाई होती है गुल्ले की, यह बड़ी होती है। आगे बात करें इसके तीसरे स्पीसीज का, तो वो सैक्रम बारबरी। इसकी ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही मानी जाती है, जिसका 2n82 क्रोमोजोम नंबर 2n82 से 124 के आसपास होता है। इसे भारतीय केन या इंडियन केन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो होती है छोटी होती है तना, और पतली होती है तनाएं, पतली पत्तियां होती हैं। इसमें कम से मीडियम तक सुक्रोज की मात्रा होती है, और इसकी तैयारी जो होती है वो जल्दी हो जाती है, मैच्योरिटी अर्ली है। अब हम लोग इसके कुछ वाइल्ड स्पीसीज के बारे में बात करें, तो जैसे कि सैक्रम स्पॉन्टेनियम, सैक्रम रोबस्टम। मतलब कुल मिलाकर के हमने 5 स्पीसीज पढ़ा। सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम साइनेंसिस, सैक्रम बारबेरी, सैक्रम रोबस्टम और सैक्रम स्पॉन्टेनियम। तो ये कुल 5 स्पीसीज मिलाकर हमारे मतलब शुगर केन की वेराइटीज है बनी हुई हैं, जो कि हमारे भारत में या फिर आसपास उगाए जाते हैं। अब हम इसके कुछ एरिया और प्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो 1979 से ब्राज़ील जो है पूरे एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है। ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड नंबर, क्यूबा थर्ड नंबर और चाइना फोर्थ नंबर पर इस समय है। भारत में कुल मिलाकर के इस समय 400 से ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में ही 100 से ज़्यादा शुगर मिल्स और महाराष्ट्र में 99। मतलब कि कुल मिलाकर के 200 से ज़्यादा शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही स्थापित हैं। और उसके बाद कुछ बात करें तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी यहीं पर आसपास ही स्थापित हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो वो है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन कोयम्बटूर, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, तीसरा इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। आगे बात करें इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में, मतलब कि इसकी जैविक संरचना कैसी है, बनावट कैसी है। तो इसकी जो प्लांट होता है ये लंबा होता है, पेरेनियल होता है, मतलब पूरे साल भर के लिए होता है, खड़ा होता है, C4 प्लांट होता है, मतलब C4 कैटेगरी में यह प्लांट आता है। उसके साथ इसके कुछ 4 पार्ट्स मेनली होते हैं प्लांट के। रूट सिस्टम, मतलब नीचे रूट होता है, बीच में स्टाल्क होता है जिसे तना कहते हैं, जिसमें मतलब कि रस भरा होता है, ऊपर पत्तियाँ होती हैं और पत्तियों के ऊपर फूल लगता है। तो अब हर एक के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि रूट सिस्टम क्या होता है, स्टाल्क क्या होता है, लीफ क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो क्या आगे चलते हैं रूट सिस्टम पर। तो जैसा कि हम रूट सिस्टम के बारे में बात करें, तो आपके सामने जैसा स्क्रीन पर फिगर देख सकते हैं, इस रूट सिस्टम में पहले 2 प्रकार के रूट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सेट रूट्स, दूसरा होता है शूट रूट्स। सेट रूट्स क्या होता है? यह टेम्पोरेरी रूट होता है, मतलब नॉर्मली पहले ही उग जाता है। यह हर केन के नीचे बेस के पास यह उगता है, ज्वाइंट करता है। उसके साथ यह मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है
और उसके बाद यह प्राइमरी रूट से एब्जॉर्ब होकर मतलब 24 घंटे हमेशा नॉर्मली उगता रहता है। आफ्टर 24 ऑफ प्लांटिंग, मतलब प्लांट हम करते हैं तभी उसके 24 घंटे बाद यह उग जाता है। आगे बात करें शूट रूट्स की, तो यह प्राइमरी रूट्स के इमरजेंस दिखने के बाद ही यह निकलता है। यह लोअर नोड से निकलता है, मतलब निचली नोड जो होती है, निचली जो गुल्ला होते हैं उसके पास से निकलता है और यह सॉइल सरफेस के बाहर भी कुछ दिखता रहता है और यह सॉइल को बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेता है। इसका मेन काम क्या होता है, यह प्लांट को अच्छे से मिट्टी को पकड़ने में मजबूती देता है। यह मोटा होता है, फ्लेशी होता है और वाइट होता है। देखने में इसमें थोड़ा सा मांस जैसा, फ्लेश जैसा दिखता है और यह सफ़ेद कलर का होता है। अब आगे बात करें हम लोग तो इसके मतलब कि स्टेम सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम मतलब उसकी तना। सबसे पहले तो आप गन्ने को देख के समझ सकते हैं, गन्ने का तना जो होगा वो लंबा होगा। इसके तने में छोटे छोटे नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। यह सिलेंडर का बेलनाकार जैसा आकार होता है। ये जो नोड और इंटर नोड होते हैं उसी के बीच में जो इंटर नोड वाली प्लेस होती है उसी में कुछ फाइबर और फाइबर के साथ साथ उसमें ये शुगर वाला जो जूस भरा होता है ये फुल भरा होता है। और उसके बाद आगे बात करें तो इसके नीचे वाले हिस्से में से छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं। वहीं तो जो रूट्स होती हैं वहीं से क्या कहते हैं कि छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो कि अगले मतलब हमें गन्ने की बुआई के लिए जरूरी होते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स उगते हैं जिससे कि गन्ने एक जगह से अनेक गन्ने हो जाते हैं। तो आगे बात करें हम इसके लिप्स के बारे में, तो लिप्स इसके हर मतलब कि जो नोट्स होते हैं हर नोट के दोनों तरफ अपोजिट साइड में पाई जाती हैं। इसमें लिप में लिप ब्लेड और लिप शीथ, मतलब लिप की पत्ती जितनी चौड़ी होती है उसके बाद उसके कोने का हिस्सा। लिप ब्लेड जो होता है वह 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, हल्का पीले और हल्का ग्रीन कलर का होता है या फिर कभी कभी डार्क ग्रीन कलर का, गाढ़े ग्रीन कलर का भी होता है। इसके न्यूट्रिशनल और वैरायटी के हिसाब से इसमें होता है। और लिप पर मिडरी मेन वाली वेन प्रेजेंट होती है जिससे कि मतलब कि वाटर और फूड उसमें जाता है लिप में। उसके बाद बात करें लिप सीड की, तो यह वह जगह है जहाँ से मतलब कि लिप स्टेम में जुड़ा होता है। अब हम इसके बारे में बात करें इसके क्लाइमेट, मतलब कैसे कैसे क्लाइमेट में इसकी बुआई होती है। तो इसकी बुआई हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में बुआई जाती है, मतलब कि गर्मी होना चाहिए, उसके बाद ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट होना चाहिए, कूल ठंडा भी होना चाहिए, अगर मैच्योरिटी के समय ठंडा होना चाहिए और ड्राई क्लाइमेट सूखा क्लाइमेट होना चाहिए। साथ में रेनफॉल 75 से 120 सेंटीमीटर तक की जरूरी होती है। टेम्परेचर 50 डिग्री से एबव जाएगा तो ख़राब होगा, उससे बाद 20 डिग्री से कम जाएगा तो ख़राब होगा, मतलब 20 से 50 डिग्री के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए। ग्रोथ के लिए 26 से 32 डिग्री टेम्परेचर सूट अच्छा करता है। और शुगर केन में क्या है कि लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है, मतलब 10 से 12 महीने तक की इसकी प्लांट चलता है, 10 से 12 महीने में ये जाके मैच्योर होता है। उसके बाद अच्छे सनलाइट कंडीशन में यह अच्छा उगता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट मिलेगा तो स्टेम जो होगा वो पतला होगा और छोटा हो जाएगा, और कम सनलाइट रहेगी तो इसका जो स्टेम जो होगा वो पतला हो जाएगा, उसके बाद लंबा हो जाएगा। लेकिन यह 60 डे प्लांट है, इसमें अगर 60 डे लेंथ में मिला मतलब धूप कम मिलेगी तो इसमें टिलर्स प्लांट्स की मात्रा कम हो जाएगी। आगे बात करें इसके सॉयल के बारे में, तो सॉयल उत्तरी भारत की बात करें तो यह अनेक प्रकार की भूमियों पर उगाई जा सकती है, जैसे कि सबसे मेनली लोमी सॉयल पर, उसके बाद क्लेई सॉयल पर उगाई जाती है। अगर पेनिनसुला की रीजन की बात करें, मतलब कि हल्का सा पहाड़ी इलाके या फिर पठारी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर यह भूरे या फिर तो लाल मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। लेटराइट सॉयल और ब्लैक कॉटन सॉयल में भी इसको उगाया जा सकता है। अगर लाइटर सॉयल की बात करें तो जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो तो वहाँ पर हल्की भूमियों में भी गन्ने की बुआई की जा सकती है। और भी कुछ प्रकार के सॉयल जैसे सैंडी लोम, क्ले लोम, इस प्रकार की सॉयल उगाई जा सकती है। लेकिन सैलाइन, एल्कलाइन और एसिडिक सॉयल, मतलब जिसका बेस पीएच कम या ज़्यादा है तो उस पर सॉयल इस गन्ने की खेती नहीं की जा सकती है। आगे बात करें इसके सीड और सोविंग की, तो सीड के लिए, सीड सिलेक्शन के लिए पहले हम लोग को हेल्दी सीड को चुनना चाहिए, मतलब कि पेस्ट और डिजीज से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और उसके बाद ऊपर का जो 1/3 पोर्शन है केन का
वह यूज होना चाहिए। उसमें हाई वेबिलिटी बर्ड्स होते हैं, मतलब कि ज़्यादा उगने वाले बर्ड्स पाए जाते हैं। उसके साथ बॉटम पोर्शन जो होता है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि इसीलिए वह उगने में थोड़ा सा लेट करता है। इसलिए हमें ऊपर वाले 1/3 पोर्शन का बर्ड्स निकालकर उससे आगे प्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करना चाहिए। आगे की बात करें तो 10 से 12 महीने से ज़्यादा के एज का से वो सीड नहीं होना चाहिए, मतलब उसका बर्ड नहीं होना चाहिए जो हम लोग ले रहे हैं। और जो हम लोग काटेंगे उसे 24 घंटे के अंदर हम लोग को बुआई कर देना है। उसके बाद जो सीड मटेरियल है हमें हर 4 से 5 साल पर चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि कोई किसी प्रकार के रोग या किसी प्रकार की डिजीज़ उसमें ना आ पाए या फिर कोई प्रकार का पेस्ट ना लग पाए और हमारा जो यील्ड हो अच्छे से उपज अच्छे से होती रहे। आगे बात करें हम लोग इसके सीड ट्रीटमेंट की, मतलब सीड को किस किस से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पहले वाटर सोकिंग कराया जाता है। क्या अगर बेटर जर्मिनेशन हमें चाहिए, अच्छा जर्मिनेशन चाहिए, उगाना है तो 12 से 24 घंटे हमें सीड मटेरियल को पानी में सोक किया जाता है, सुखाया मतलब कि भिगो दिया जाता है। उसका दूसरा जो होता है लाइम वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर यह क्या कहते हैं पानी में 24 घंटे लाइम वाटर में चूने वाले पानी में 24 घंटे इसे डुबाया जाता है, जिससे कि यह ज़्यादा अच्छा बर्ड्स दे। साथ में फंगीसाइड ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि फंगीसाइड से जितने भी डिजीज होते हैं, फंगल डिजीज होते हैं वो ना हो। उसके साथ अगला हॉट वाटर या एयर ट्रीटमेंट करते हैं। हॉट वाटर या एयर ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा क्या है कि ये ग्रासी सूट, रेड रॉट, रेटून सटिंग डिजीज, ये कुछ प्रकार के जो डिजीज हैं ये सभी बिल्कुल नहीं होते प्लांट में। तो इस चीज़ के लिए हमें प्लांट को ट्रीट करना चाहिए इन चीज़ों से। आगे हम लोग इसकी बुआई के समय की बात करें, मतलब प्लांटिंग टाइम की बात करें कि कब कब प्लांट किया जाता है, तो स्प्रिंग में अगर हम लोग स्प्रिंग मौसम में कर रहे हैं, मतलब कि पतझड़ वाले मौसम में कर रहे हैं, बसंत ऋतु में कर रहे हैं, तो उस समय एक साली फसल कहते हैं या फरवरी से मार्च के समय बुआई करना चाहिए। मार्च सबसे अच्छा समय होता है बुआई के लिए। अगर हम लोग पतझड़ वाले मौसम में कर रहे हैं, ऑटम प्लांटिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है मतलब हल्का ठंडी वाले मौसम में तो सितंबर या अक्टूबर में करते हैं। महाराष्ट्र में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बुआई की जाती है, या प्री सीजनल मतलब सीजन से भी पहले थोड़ा सा इसकी बुआई हो जाती है। और एक होता है तीसरा अर्धसाली तरीके में बुआई। इसमें क्या कहते हैं आधा साल के लिए, तो या 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की इसमें बुआई की जाती है। हम लोग बात करें इसके स्पेसिंग की, मतलब कि कितने दूरी पर बोया जाना चाहिए, तो एक आई बड से यदि एक आई बड है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। अगर 2 आई वाली बडिंग है तो 15 से 20 सेंटीमीटर पर बुआई करनी चाहिए। उसके बाद सीड रेट की बात करें तो अगर 1 आई वाला बड है तो 30,000 सीड प्रति हेक्टेयर, और 2 आई वाला बड है तो 25,000 सीड प्रति हेक्टेयर, या फिर 3 आई वाला बड है तो भी 25,000 सीड प्रति हेक्टेयर। यह सीड किस फॉर्म में होता है? सीड मतलब तने का एक छोटा सा गुल्ला, मतलब ऊपर नीचे से कटा होता है, बीच में उसका नोड होता है, नोड पर ही छोटे छोटे बड निकले होते हैं, और वही बड से ही रूट निकलती है और रूट से ही वह तैयार होता है एक प्लांट। तो इस हिसाब से सीड होता है, तो उसी को मतलब 25,000 से 30,000 के आसपास की बुआई मतलब की सीड रेट होती है। अब प्लांटिंग मेथड की बात करें तो किस किस हिसाब से प्लांट किया जा सकता है, बुआई की जा सकती है, तो यह 4 विधियों से बुआई की जा सकती है। फ्लैट प्लांटिंग, रीजेंट फरो, ट्रेंच या जावा मेथड, उसके बाद स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक STP। फ्लैट में क्या है, नॉर्मली फ्लैट खेत में बुआई की जाती है। रीजेंट फरो में क्या है कि मेड़ पर बुआई की जाती है। ट्रेंच वाला क्या है, जावा मेथड, इसमें गड्ढा खन के पतले पतले ट्रेंच बना के उसमें बुआई की जा सकती है। और स्पेस ट्रांसप्लांटिंग मेथड में यह एक नया तरीका है बुआई करने का, इसमें ट्रांसप्लांट कर करके बुआई की जाती है, एकदम बराबर स्पेसिंग दे करके। आगे हम लोग बात करें इसके वीड मैनेजमेंट में की, मतलब घास का निदान कैसे किया जा सकता है, खरपतवार का निदान। तो वीड जो है यह डायरेक्टली क्या करता है, रिड्यूस करता है केन की यील्ड को, शुगर की यील्ड को। इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि पेस्ट और डिजीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं घास की वजह से। अगर गैप फिलिंग करनी है, गैप फिलिंग की बात करें तो यह 6 से 8 वीक पर, प्लांटिंग के 6 से 8 वीक पर ही गैप फिलिंग हम लोग कर देना चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ छूटा है वहाँ भी शुगर केन का प्लांट लगा देना चाहिए। होइंग की बात करें तो यह 2 से 3 होइंग करनी चाहिए मंथली इंटरवल पर, मतलब उसमें कुड़ाई या वह 2 से 3 बार करनी चाहिए हर महीने के अंतर पर। उसके बाद उसी के साथ साथ उस पर मिट्टी भी चढ़ा देना चाहिए गन्ने पर। वीड कंट्रोल की बात करें तो इनिशियल स्टेज में ब्लाइंड होइंग या ट्रैश मल्चिंग कर देते हैं, मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि खुरपी के साथ साथ सारे घास को उखाड़ के उसी में
खुरपी से कुल तोड़ काट के उसमें चढ़ा देते हैं मिट्टी, जिससे कि सारे वीड्स साथ में ही समाप्त हो जाते हैं। या फिर मल्चिंग तरीका, ट्रेस मल्चिंग कर सकते हैं, कूड़ा कचरा से बिछा देंगे तो वीड जमेगा ही नहीं। तो आगे देखा जाए, आगे बात करें इसके वाटर रिक्वायरमेंट की, तो वाटर रिक्वायरमेंट सीजन के हिसाब से देनी चाहिए। समर की बात है, गर्मी है तो 8 से 10 दिन के इंटरवल पर, अगर खरीफ का मौसम है तो 14 से 15 दिन के इंटरवल पर, और रबी का मौसम है तो 18 से 20 दिन के इंटरवल पर इसकी सिंचाई करनी चाहिए। इसके ग्रोथ फेज की बात करें तो मतलब कि प्लांट कैसे ग्रो करता है, इसमें कौन कौन से फेज आते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर 4 फेज होते हैं। पहला जर्मिनेशन फेज, मतलब प्लांटिंग से 60 दिन तक की इसकी जर्मिनेशन फेज होती है, मतलब इस समय इसका प्लांट जर्मिनेट करता है। दूसरा फॉर्मेटिव स्टेज होता है, जो मतलब कि 60 से 130 दिन तक होता है, जिस समय इसका प्लांट अच्छे से तैयार होता है। साथ में तीसरा ग्रैंड ग्रोथ फेज, मतलब इस फेज में 130 से 250 दिन तक होता है। इसमें क्या होता है, अच्छे से तना मजबूत होता है और तने में रस भरता है। और चौथा जो होता है वो मैच्योरिटी फेज, जो कि 250 से 365 दिन का होता है। यह इसमें क्या होता है, सारा जो मतलब कि गन्ने का तना है वो अच्छे से तैयार हो जाता है, सारा इसमें शुगर कंटेंट भर जाता है और गन्ना अच्छे से, जितना उसे मतलब मोटा होना होता है वह हो जाता है, जितना लंबा होना होता है वह उसका तना हो जाता है। आगे बात करें हम इसके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की, मतलब क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होते हैं, तो यह हैवी फीडर क्रॉप है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर जितना हम फर्टिलाइज़र क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डालेंगे उतना ही अच्छा इसका ग्रोथ होगा। अगर FIM की बात करें स्टार्टिंग में, मतलब कंपोस्ट कितना डालना है, तो 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें कंपोस्ट डाला जाता है। या फिर प्री सीजनल वाला है तो उसमें 25 टन प्रति हेक्टेयर, या फिर आधा साली वाला है तो उसमें 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से FIM या कंपोस्ट डालना जाना चाहिए। साथ में NPK की बात करें तो आधसाली में 400 किलो नाइट्रोजन, 170 किलो फास्फोरस और 170 किलो पोटेशियम। उसी के साथ साथ प्री सीजनल की बात करें तो 340 किलो नाइट्रोजन, 170 किलो फास्फोरस, 170 किलो पोटेशियम। और स्टार्टिंग शुरू वाले की बात करें, मतलब कि जो नॉर्मली जिसे ग्रो किया था, तो उसमें 250 किलो नाइट्रोजन, 115 किलो फास्फोरस और 115 किलो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इतना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इसकी है गन्ने की। आगे बात करें इसमें कुछ प्रोसेसेस की, जैसे कि अर्थिंग अप, मतलब मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया। तो मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया 12 से 16 हफ्तों के बाद करनी चाहिए, मतलब कि बुआई के 3 से 3.5 महीने बाद। और फाइनल अर्थिंग, जो अंतिम मिट्टी चढ़ाई की प्रक्रिया है, वह 20 से 24 हफ्तों के बाद करनी चाहिए बुआई के, मतलब 4 से 4.5 महीनों के बाद। उसके बाद कुछ मतलब कि बहुत मतलब कि तेज़ हवाओं या फिर तो प्लांट में कोई अच्छा मिट्टी के अंदर अच्छी हवा जाने के लिए प्रोपिंग करना चाहिए, मतलब कि प्लांट को अच्छे से बांध देना चाहिए। कुछ मतलब 10-15 केन लेके एक साथ बांध के तैयार कर देना चाहिए। और नीचे का जो प्लांट्स की पत्तियां हैं और जो सूखे पत्तियां हैं उसको हटा के साफ़ सुथरा कर देना चाहिए, जिससे कि प्लांट के पूरे प्लांट में अच्छे से एरेशन हो, हवा पहुँचे, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से तैयार हो और उसमें सारा कंटेंट, शुगर कंटेंट अच्छे से भरे। आगे हम बात करें इसके हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग जब पत्तियां पीली पड़ जाएं उसके बाद पौधा बढ़ना बंद कर दे। और इमरजेंस ऑफ एरो, कुछ प्लांट्स में एरो मतलब तीर जैसा निशान दिखने लगे, मतलब उसके जो आई बड्स हैं वो फूल जाएं। उसके बाद जो उसके नोट्स हैं, नोट्स के पास वो क्रेन्स टूट जाए, आसानी से टूटने लगे, उसमें मिठास बढ़ जाए और केन्स में मेटेलिक साउंड, मतलब कि ध्वनि ऐसा जैसे लोहा वहा टकराने का ध्वनि आता है वैसा ध्वनि आने लगे। उसके बाद ब्रिस्क रीडिंग 16 से 18% हार्वेस्टिंग के समय होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग या तो हम नीचे से शार्प किसी बड़े चाकू से काट सकते हैं, या फिर तो किसी और, आज के ज़माने में कई मैकेनिकल मेथड्स आ गए हैं, जैसे कि कुछ कंबाइन आ चुकी हैं जो कि गन्ने की भी कटाई करती हैं, तो उस कंबाइन की वजह से की मदद से हम लोग काट सकते हैं। या फिर तो कुछ लोग क्या कहते हैं, फावड़े से, या फिर कुछ लोग कुल्हाड़ी से भी काटते हैं, या कोई नुकीला चॉपर जो कि मजबूत चॉपर है उससे भी काट सकते हैं, चाकू से।
आगे हम लोग इसके एल्ड के बारे में बात करें, मतलब इसकी उपज के बारे में, तो जो नॉर्मल शुरू प्लांटिंग होती है उसमें 100 टन प्रति हेक्टेयर की यील्ड होती है। साथ में प्री सीजनल की बात करें तो 125 टन प्रति हेक्टेयर, और अर्धसाली की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा 150 टन प्रति हेक्टेयर की उपज होती है। उसके साथ कुछ वेराइटीज़ के बारे में बात करें कि मतलब कौन कौन सी वेराइटीज़ हम लोग को उगानी चाहिए, तो वेराइटीज़ में शुरू या फिर प्री सीजनल के लिए CO 86032 नीरा के नाम से आती है, CO 94012 फूले सावित्री के नाम से आती है, CO 8014 महालक्ष्मी, COM 88-121 कृष्णा के नाम से, COM 7125 संपादा के नाम से, और CO 419, CO 740, CO 7219 संजीवनी के नाम से, CO 0265 फूले के नाम से, और 265। उसके बाद कुछ और बात करें हम लोग, मतलब कि जो वेराइटीज क्या कहते हैं अर्धसाली के लिए, तो वो देखते हैं स्क्रीन। तो जैसा कि हम अर्धसाली की वैरायटी देखते हैं तो उसमें CO 86032 नीरा के नाम से, COM 0265 फूले 265 के नाम से, CO 740, COM 88-121 कृष्णा के नाम से, और COM 671। ये कुछ वेराइटीज़ थी और इसके यील्ड के बारे में हमने तैयार किया। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा आज गन्ने की कल्टीवेशन, उसके सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसका यूजेज। अब इसके यूजेज के बारे में थोड़ा सा जान लें तो इसका मेनली यूजेज होता है, इसके यूज जो हैं वो हैं जैसे कि सबसे पहले होता है चीनी बनाने के लिए, साथ में गुड़ बनाने के लिए, और जैगरी बनाने के लिए। तो ये सभी यूजेज हैं इसके। वैसे नॉर्मली आप सभी जानते हैं गन्ने का यूज किस लिए होगा, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आगे स्टूडेंट्स आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम जो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। उसके बाद आपके लिए एक बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि हमने PDF में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।